नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएफआई के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए का छापा। दिल्ली एनसीआर में कई जगह एनआईए की रेड। यूपी के बाराबंकी में चल रही है छापेमारी। सुबह 5 बजे से एनआईए की टीम अर्धसैनिक बल के साथ कर रही है छापेमारी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यूपी के बाराबंकी में चल रही है छापेमारी। इसी के साथ ही सुबह 5 बजे से एनआईए की टीम अर्धसैनिक बलों के साथ कर रही है छापेमारी। बड़ी खबर, पीएफआई के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए का छापा। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर एनआईए की रेड। यूपी के बाराबंकी में भी चल रही है छापेमारी। इसी के साथ ही कई राज्यों में लगातार छापेमारी जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सुबह 5 बजे से कार्रवाई जारी है। पीएफआई के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए का छापा। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर एनआईए की रेड। यूपी के बाराबंकी में भी चल रही है छापेमारी। सुबह 5 बजे से कार्रवाई जारी है और कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। इस दौरान अर्धसैनिक बल भी तैनात है। पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए का छापा। इसी के साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई जगह पर छापेमारी जारी है। यूपी के बाराबंकी में भी छापेमारी चल रही है। सुबह 5 बजे से कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में एनआईए का छापा। दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? तो वैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है आईएनए की तरफ से। मुंबई, दिल्ली और मदुरई कई जगह छापेमारी की जा रही है। प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई और पहले भी छापेमारी की गई थी और अब फिर आईएनए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में यदि बात करें तो पुरानी दिल्ली बर्ली मार्ग में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और जो आरोप पीएफआई पर लगे रहते हैं भारत के खिलाफ काम करने की, उसी को लेकर फीडबैक आईएनए की तरफ से है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पीएफआई की तरफ से छापेमारी। नागेंद्र, क्या कोई बयान सामने आया टीम की ओर से छापेमारी के दौरान? जी नहीं, अभी आईएनए की तरफ कोई वो नहीं आया है बयान। अभी सिर्फ छापेमारी की जा रही है। क्या उसमें हासिल हुआ है, क्या दस्तावेज या कुछ मिला है, वो अभी आईएनए की तरफ से घोषणा नहीं की गई है। जी, क्या कुछ कहा जा रहा है छापेमारी को लेकर? देखिए, यही है, पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है और एनआईए की हमेशा रडार पर ये रहे हैं। तो उसी को देखते हुए छापेमारी की जा रही है। देखते हैं कि इसमें अब क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर यानी कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रविवार 15 अक्टूबर को शुरू हो रहे नवरात्र के पावन त्योहार से पहले ये आखिरी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मोदी सरकार नवरात्र से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते में कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है। इस बात के आसार हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करके इसे 42% से बढ़ाकर 45% किया जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और इस पर हो सकता है कि नवरात्रों से पहले केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशन भोगी हैं उनको खुशखबरी मिले। उनका जो महंगाई भत्ता है उसमें 3%
जो इजाफा है वो कर दिया जाए। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से इसके लिए 4% बढ़ोतरी की मांग की गई है। पिछले साल भी यदि बात की जाए तो नवरात्रों से पहले ही कैबिनेट ने महंगाई भत्ते को बढ़ाया था और अब फिर ये उम्मीद की जा रही है कि आज केंद्रीय कैबिनेट इस पर फैसला ले और लगातार जो महंगाई से परेशान है, खासतौर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बैठक है, तो उनको आज बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कैबिनेट की बैठक के बाद की जा रही है। बैठक में और कौन से बड़े चेहरे नजर आए आपको? देखिए, केंद्रीय कैबिनेट है तो कैबिनेट मंत्री इसमें हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। तो जो मुद्दा है वो यही है कि लगातार जो पेंशन भोगी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। जुलाई में यदि महंगाई दर की बात करें तो 11% थी, जो कि अभी आरबीआई की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें 6% से ऊपर अभी महंगाई दर है। तो जो डिमांड है वो लगातार की जा रही है कि कम से कम 4% जो इजाफा है वो भत्ते में किया जाए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 3% बढ़ोतरी जो है वो की जा सकती है। 42% से 45% इसको किया जा सकता है। और जो अभी अक्टूबर की जो सैलरी आएगी उसमें ये जुलाई से अब तक, यानी जुलाई से ये फैसला लागू हो जाएगा और जुलाई से अब तक की जो भी महंगाई भत्ता इसमें बनता है वो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। जी, बैठक को लेकर और कुछ क्या अहम जानकारी है? बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और पीएम मोदी का 12 अक्टूबर को उत्तराखंड सेना, आईटीबीपी और बीआरसी कर्मियों के साथ बातचीत। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी करेंगे पूजा अर्चना। पिथौरागढ़ को देंगे 4200 करोड़ की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बड़ी खबर, जागेश्वर धाम में जाएंगे पीएम मोदी, पूजा अर्चना करेंगे। इसी के साथ ही पिथौरागढ़ को पीएम मोदी 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर, पीएम मोदी का 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा। आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। जागेश्वर धाम में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। पिथौरागढ़ को पीएम मोदी देंगे 4200 करोड़ की सौगात। और इजरायल हमास जंग का आज 5वां दिन है। रात भर इजरायल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमला किया। इजरायल और हमास की जंग में अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें करीब 1200 इजरायली हैं। वहीं अब तक इस पूरे मामले में 900 फिलिस्तीनियों की भी जान जा चुकी है। दूसरी तरफ मंगलवार रात अमेरिका का पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन गोला बारूद के साथ इजरायल के नेवतिम एयरबेस पर पहुंचा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के हालात की जानकारी ली। बाइडेन ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस में अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इजरायल के साथ है। इजरायल में 1000 लोगों की अमानवीय तरह से हत्याएं कर दी गई। इसमें 14 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। इजरायल में नरसंहार हुआ। इजरायल को इस हमले का जवाब देने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल के लिए मदद को दोगुना करने की भी घोषणा की है। इसी के साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजरायल रवाना होंगे। उनके गुरुवार को इजरायल पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। विवादित परिसर की जमीन को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इसी के साथ ही आज इस पर हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। शाही ईदगाह परिसर की जमीन को देने की मांग है। इस पूरे मामले पर एएसआई के साइंटिफिक सर्वे भी कराने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इस पूरी मांग पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शाही ईदगाह परिसर की जमीन देने की मांग, एएसआई के साइंटिफिक सर्वे कराने की भी मांग। इसी के साथ ही हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई।
विवादित परिसर की जमीन को सौंपने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। इसी के साथ ही हाईकोर्ट इस मामले पर आज अपना फैसला सुना सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित भार्गव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट हाई गाड़ी है उस पर सुनवाई है और 20 तारीख को सुनवाई पूरी होगी। फैसला जो है वो रखा जाएगा। आज उस पर बताया जा रहा है कि फैसला आना है तो फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया अमित ज्यादा जानकारी के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अक्टूबर यानी आज मथुरा जाएंगे। वहीं दीनदयाल धाम पर्व मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृंदावन और गोवर्धन में चलने वाली गोल्फ कार्ट का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से मथुरा शहर के रामलीला मैदान पर पहुंचेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन के उपरांत वृंदावन में भी श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे और गोवर्धन परिक्रमा हेतु उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद द्वारा क्रय की गई गोल्फ कोर्ट कारों का लोकार्पण करेंगे। 2:30 बजे करीब मुख्यमंत्री आगरा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और चुनाव का बिगुल बजते ही सीएम योगी की मांग विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में आई। इसी के साथ ही सभा कराने की डिमांड। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का हो गया शंखनाद। चुनाव में पीएम के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की सभाओं की मांग। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनावी दौरे शुरू हो जाएंगे। बता दें आपको, चुनाव में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की सभाओं की मांग हो रही है। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से सीएम योगी की चुनावी सभाएं शुरू हो जाएंगी। चुनाव का बिगुल बजते ही सीएम योगी की बढ़ी मांग। और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में प्रधानमंत्री के बाद सीएम योगी की सभाओं की सबसे ज्यादा मांग उठ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। नवंबर में राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे, दिसंबर में इसके परिणाम आएंगे। इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभाओं की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सीएम योगी की सभाओं की मांग। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया। इसी बीच ये बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की सभाओं की मांग हो रही है। और अखिलेश यादव का आज कानपुर दौरा। रसूलाबाद के नैला कटरा गांव में राष्ट्रीय दंगल का करेंगे उद्घाटन। सपा नेता वसीम अहमद के स्वर्गीय पिता को देंगे श्रद्धांजलि। सपा के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। बड़ी खबर, अखिलेश यादव का आज कानपुर दौरा। सपा नेता वसीम अहमद के स्वर्गीय पिता को देंगे श्रद्धांजलि। सपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव का आज कानपुर दौरा है। इसी के साथ ही रसूलाबाद के नैला कटरा गांव में राष्ट्रीय दंगल का उद्घाटन करेंगे अखिलेश यादव। सपा नेता वसीम अहमद के स्वर्गीय पिता को देंगे श्रद्धांजलि। सपा के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। बता दें आपको, अखिलेश यादव का आज कानपुर दौरा है। इस दौरान कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। रसूलाबाद के नैला कटरा गांव में राष्ट्रीय दंगल का भी उद्घाटन करेंगे अखिलेश यादव। सपा नेता वसीम अहमद के स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। इस दौरान सपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, अखिलेश यादव का कानपुर दौरा है। इस दौरान वो कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, राष्ट्रीय दंगल का उद्घाटन करेंगे। और एनिमेशन सीरीज केटीबी भारत में है। ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बहुत अच्छी एनिमेशन सीरीज बनी है। इससे भारत में बारे में जानकारी मिलेगी। 12 भारतीय भाषाओं में और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इसे देश और विदेश में दिखाया जाएगा। देश को एकजुट करके इस आजादी का अमृत महोत्सव, ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और इसके पीछे कल्पना एक थी
कि एक और उन नायकों के बारे में जानेंगे भी और जानकारी देंगे भी और देश को एकजुट करके इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा पर लेकर जाएंगे, ताकि भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बना सकें। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जब मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि हमारे देश के नायकों के बारे में जानकारी कितनी है, आजादी के बाद जो स्कूलों में पढ़ाया गया वो गिने चुने लोगों तक बारे में पढ़ाया गया, लेकिन ऐसे हजारों नायक थे जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे भगवान बिरसा मुंडा का बारे में मैंने पूछा, रानी अब्बक्का के बारे में पूछा, खुदीराम बोस के बारे में पूछा, कुंवर सिंह के बारे में पूछा। बहुत कम विद्यार्थियों को जानकारी थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, जो जानकारी हमें दी गई, वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। ये बहुत खूबसूरत एनिमेशन सीरीज बनी है, क्रिश, ट्रिश, बाल्टी बॉयज, भारत हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के बारे में जानकारी भी मिलेगी और जो इतिहास के साथ छेड़खानी या आप कहें कम जानकारी देने का काम पिछले कई वर्षों में किया गया, उससे बाहर निकलकर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक प्रयास है कि इसको दूरदर्शन, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर दिखाया जाए 12 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं में और 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इसको देश और विदेश में दिखाया जाए। किताबों का पार्ट भी, बिकॉज एक एनिमेशन सीरीज के थ्रू किताबों, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में, क्या उनका दे कैन बी अ पार्ट ऑफ बुक्स आल्सो इन स्कूल्स? देखिए, डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल एजुकेशन से लेके एक और आप OTT प्लेटफॉर्म से दूरदर्शन पर देखेंगे तो दूसरी और कहीं ना कहीं ज़्यादा जानकारी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इसको देखकर जो हमारा करिकुलम स्कूलों का है उसमें भी इस तरह के कोर्स को साथ में जोड़ा जाए या ऐसे लोगों के जीवन में बारे में पढ़ाया जाए जो शायद आज तक नहीं हो पाया। कुछ प्रयास शिक्षा मंत्रालय ने किए हैं और मुझे लगता है हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगी। शिक्षा आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और इसके पीछे कल्पना एक थी कि एक और उन नायकों के बारे में जानेंगे भी और जानकारी देंगे भी और देश को एकजुट करके इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा पर लेकर जाएंगे, ताकि भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बना सकें। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट का रुख किया है जिसमें कहा गया था कि उनके पास पंडारा रोड में सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का अधिकार नहीं है। ये बंगला लुटियंस दिल्ली में आता है। इस तरह के बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया हो। चड्ढा के वकील ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ को बताया कि उनके मुवक्किल को ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद बेदखल नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद पीठ ने 11 अक्टूबर यानी कि आज पूरे मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकता कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूरा अधिकार है। सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को ही दिया गया है, विशेष अधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। रांची जमीन घोटाले में ईडी के समन के खिलाफ दाखिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दाखिल की यह याचिका में त्रुटि के सुधारने का निर्देश दिया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि अब इस मामले में उनके दिल्ली के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। गौरतलब है कि रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच की जा रही थी। ईडी सीएम सोरेन को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे हैं। और बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नगरत्ना और उज्जवल भुइयां कर रहे हैं। इसके पहले 20 सितंबर को कोर्ट ने 11 दोषियों की तरफ से मौजूद वकील से कई सवाल किए थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर वकील ने स्वीकार किया था कि माफी मांगना दोषियों के मौलिक अधिकार में नहीं आता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान के साथ ही निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रथम चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 20 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दिन है। इसी के साथ ही 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख तय कर दी जाएगी। ऐसे में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को 11 और 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। आतंकी संगठन हमास ने अचानक इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमला कर दिया। जवाब में इजरायली गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर रहा है। इसी बीच आतंकी संगठन हमास ने एक म्यूजियम फेस्टिवल को भी अपना निशाना बनाया। जब तक लोग इसे समझ पाते वहां पर लाशों के ढेर लग चुके थे। इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी संगठन हमास ने बीते 7 अक्टूबर 2023 को अचानक हमला कर दिया। जिसने भी इस हमले की तस्वीरें देखी उसकी रूह कांप उठी। इतना ही नहीं, यहाँ पर बचाव कर्मियों को इजराइल की उस जगह से 260 शव मिले हैं जहाँ पर एक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। हमास आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में गाजा में बॉर्डर के करीब एक गाँव में आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल को निशाना बना डाला। गाजा से सटे किबुत्ज रीम के पास चल रही इस पार्टी को आतंकियों ने शमशान में बदल दिया। जानकारी के अनुसार हमास के आतंकियों ने यहां पर बिजली की सप्लाई काट दी थी और अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। इस जगह के जो वीडियो जा रहे हैं वो भी काफी डराने वाले हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए साफ देखा जा सकता है। इजराइल के दक्षिण में स्थित गांव सुकोट का नजारा डराने वाला है। यहाँ पर कई युवाओं की लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। बचाव कर्मी फेस्टिवल में आए लोगों की पहचान करने में लगे थे, तभी उन्हें लाशों का ढेर दिखाई दिया। एक पर्यटक ने बताया कि आतंकियों ने बिजली बंद कर दी थी। उन्होंने कहा अचानक कहीं से भी आतंकी गोलियों की बौछार के साथ अंदर आ जाते हैं और हर दिशा में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। उनकी माने तो करीब 50 आतंकवादी मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हुए वैन में आए थे। शनिवार तड़के जब मिसाइलें गिरनी शुरू हुई तो दक्षिणी और मध्य इजराइल में चेतावनी के सायरन बजने लगे। इसके बाद लोगों ने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने सभी परिचितों को मैसेज भेजना शुरू किया। कई लोगों ने अपनी लाइव लोकेशन और मैसेज भेजकर लिखा था, मुझे उम्मीद है कि कोई हमें बचाने आ सकता है। कई लोगों ने गड्ढों और किसी आड़ में छिपकर बचाव दलों के आने का इंतजार किया। जिन लोगों को बंधक बनाकर गाजा में ले जाया गया उनमें से कई लोगों की पहचान उनके रिश्तेदारों ने टेलीविजन फुटेज देखने के बाद की। गौरतलब है कि हमास के हमलों में करीब 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2600 से ज्यादा लोग घायल हैं। जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा के भीतर 1200 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में करीब 600 फिलिस्तीनी आतंकी मारे जा चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर जबरदस्ती बर्बर तरीके से जंग ला दी गई। इजराइल ने ये जंग शुरू नहीं की है, लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे। हमास ने इजराइल पर हमला करके ऐतिहासिक भूल की है। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।